नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा जो MDR HR यूट्यूब चैनल है उसके अंदर हम 2 सीरीज चलाते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का आज का 13th वीडियो है। हम KYC के ऊपर 3 वीडियो डालने वाले हैं। पहला ऑलरेडी लास्ट सैटरडे आके गया, आज का दूसरा और नेक्स्ट संडे तीसरा आएगा। तो आज हम KYC पॉलिसी कैसी होना चाहिए बैंक की ये देखेंगे, समझ के लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट या स्टाफ मेंबर्स, उनको सभी को KYC पॉलिसी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसा कि लास्ट टाइम में हमने देखा कि कौन सी रिस्क कवर होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की एक रिस्क रहती है, वो कवर होती है, और दूसरी टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये 2 रिस्क कवर होती है KYC में, बाकी दूसरी कोई रिस्क नहीं रहती है। तो पर्पस क्या है पॉलिसी का? सीधी बात है कि KYC पॉलिसी अगर हम बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या पर्पस होगा? रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज टू बी डन पीरियडिकली। ये जो KYC पॉलिसी है, जैसे कि कोई भी पॉलिसी पीरियडिकली अपडेट करना पड़ता है, वैसे ये भी पॉलिसी पीरियडिकली अपडेट करना पड़ता है। काय के लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए कि क्या रिस्क है, क्योंकि बैंक का जो बिजनेस है वो बढ़ते जाता है, डाइवर्सिफाई होता जाता है। इसके लिए पीरियडिकल रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, और उसके लिए रिस्क मिटिगेशन के जो भी मेजर्स है, स्टेप्स है, वो इनिशिएट करना पड़ता है। तो ये KYC पॉलिसी का ये पर्पज़ है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क मिटिगेशन। ये दोनों पर्पज़ के लिए KYC पॉलिसी में हमें जो भी पॉइंट्स है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा कि KYC का के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो ये उसकी रिस्क है, ये कवर करने का है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? ये जो एक्सरसाइज है इट शुड बी डन पीरियडिकली। एक बार कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, पीरियडिकली वो हमको अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है वेयर इज नेसेसरी, और आइडेंटिफाई, असेस एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट रिस्क। ये हमने देखा है। तीसरा क्या है? ये जो रिस्क है तो कौन सी एरिया में देखने का हमें? क्लाइंट्स, हमारे जो कस्टमर्स है, डिपॉजिटर्स हो, बोरोर्स हो या स्टेक होल्डर्स हो। जोग्राफिकल एरियाज, कुछ पर्टिकुलर एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया में ज़्यादा है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है हमारी पॉलिसी के वक्त। तीसरा है प्रोडक्ट्स, हम जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। हमारी जो सर्विसेज है, सभी रेमिटर सर्विसेज फॉर एग्जांपल, हमारा ऐप है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन हमने लास्ट सैटरडे को देखी है। तो डीम ट्रांजैक्शंस जो हुआ नहीं वो भी हमें देखना पड़ता है, जो हुआ वो भी देखना पड़ता है इसके रिस्क के बारे में। और डिलीवरी चैनल्स, जो भी हम डिलीवरी चैनल्स यूज़ करते हैं, कस्टमर्स को एक्सेस देते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद में प्रेजेंट रिस्क असेसमेंट टू द बोर्ड। ये एक्सरसाइज करने के बाद माननीय निदेशक मंडल या संचालक मंडल के सामने रखना पड़ता है क्या पोजीशन है बैंक के, रिस्क असेसमेंट क्या है, और बाद में फिर हमें रिस्क बेस्ड अप्रोच लेना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ रिस्क मिटिगेशन। और मॉनिटरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैंकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है फॉलो अप या मॉनिटरिंग। तो जो भी हम करते हैं उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, नहीं तो इट इज़ यूजलेस। तो मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल्स एंड एनहांस इट नेसेसरी। और ऐसा लगा कि कंट्रोल में कुछ कम ज़्यादा है तो वी हैव टू एनहांस इट, और स्ट्रिक्ट करना पड़ता है कंट्रोल। तो मॉनिटरिंग इज द की वर्ड फॉर ऑल द पॉलिसीज और बैंकिंग इटसेल्फ। ठीक है। अभी जो हम KYC पॉलिसी बनाएंगे तो RBI का जो सर्कुलर वो क्या कहता है कि देर आर 4 की एलिमेंट्स, 4 प्रमुख भाग है उसके। पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, किसको हमने कस्टमर बनाना है या नहीं बनाना है, तो ये पॉलिसी चाहिए उसके लिए पहली। दूसरी, हमारी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए पॉलिसी चाहिए। तीसरा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, जिसको हम ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। लास्ट सैटरडे हमने डिटेल्स में देखा है ड्यू डिलीजेंस। और चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरिंग। तो ये 4 के लिए KYC की पॉलिसी बनाना पड़ता है। दीज आर द 4 एरियाज KYC पॉलिसी के अंडर।
तो कंटेंट्स क्या चाहिए, पॉलिसी कंटेंट्स में क्या क्या चाहिए, केवाईसी जब पॉलिसी बनाते हैं उसके अंदर क्या पॉइंट्स होना चाहिए। पहला तो पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्शनल मेजर्स फॉर केवाईसी अपडेशन, अगर हमें कोई गड़बड़ लगती है तो वी हैव टू टेक अपार्ट फ्रॉम रूटीन जो भी हमारी पॉलिसी है पीरियडिकल अपडेशन की, वो छोड़ के भी हमें एक्सेप्शनल मेजर्स लेना पड़ता है केवाईसी अपडेशन के लिए कभी कभी, इफ़ वी नोटिस इट, हमारे ख्याल में आ गया तो। तीसरा, ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ VID OVD फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, पॉलिसी कंटेंट्स में क्या चाहिए कि अगर चेंज ऑफ एड्रेस हो गया तो हमें OVD का यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स का कॉपी लेना पड़ता है, वो भी पॉलिसी के अंदर चाहिए। और चौथा क्या चाहिए, प्रोवाइडिंग KYC अपडेशन फैसिलिटी एट एनी ब्रांच, कोई कस्टमर अगर आता है तो KYC अपडेशन के लिए लो मीडियम हाई उसका हमने इंटीमेशन दिया, लास्ट टाइम जो एक्सप्लेन किया, वो आ गया तो बैंक का कस्टमर है वो जो भी ब्रांच में जाएगा वो ब्रांच में वो फैसिलिटी चाहिए, उसका KYC अपडेशन होना चाहिए। हमने ये बताना नहीं चाहिए कि तुम पेरेंट ब्रांच में जाओ, होम ब्रांच में जाओ, यहाँ नहीं होता है, ये हम कह नहीं सकते। सो ये पॉलिसी में भी आना चाहिए। और हमारी जो ड्यू डिलिजेंस पॉलिसी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, तो इट शुड बी रॉबस्ट, बहुत मजबूत होना चाहिए। और मैनेजिंग ऑफ रिक्वेस्ट टू चेंज मोबाइल नंबर इन नॉन फेस टू फेस मोड, और काय के लिए जब मोबाइल नंबर की चेंज की रिक्वेस्ट आती है नॉन फेस टू फेस यानी वो खुद नहीं आता बैंक में और डिजिटली रिक्वेस्ट आती है, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए, हमारा जो ड्यू डिलिजेंस है बहुत पक्का चाहिए ताकि कोई दूसरा मिसयूज़ ना करे हमारी फैसिलिटी का। तीसरा क्या है आगे का, इंश्योर कंप्लायंस विद PML एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके जो भी रूल्स रेगुलेटर है वो हमें उसका पालन करना पड़ता है लेटर एंड स्पिरिट में। उसके बाद में प्रोवाइड बुलवर्क यानी डिफेंसिव वॉल, तो काय के लिए, अगेंस्ट द थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, अपने इंस्टीट्यूशन में अपने बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग होना नहीं चाहिए, काला पैसा सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ब्लैक मनी शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो भी सिस्टम्स है वो फुल प्रूफ करना पड़ेगा हमें, वेदर इट इज़ IT रिलेटेड और ह्यूमन रिलेटेड। उसके बाद में क्या RBI कहता है पॉलिसी में क्या होना चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज़, बोर्ड ने ये सब पॉलिसी जो हमने 4 बताई वो बोर्ड ने अप्रूव करना चाहिए। बाद में कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए बैंक के अंदर, और प्रोसीजर थ्रू रिस्क बेस्ड ऑडिट, इसका जो भी ऑडिट होना चाहिए ये दोनों रिस्क के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए, तो रिस्क बेस्ड ऑडिट होना चाहिए इसका, और उसका जो भी आउटकम आता है, फाइंडिंग आता है, उसके ऊपर बोर्ड में चर्चा होना चाहिए। इफ नेसेसरी अगेन कंट्रोल शुड बी टाइटन। तो कंप्लायंस ऑफ KYC पॉलिसी में क्या आता है, हमें जो भी हमारी पॉलिसी आता है तो पॉलिसी के अंदर ही देना पड़ेगा हमें। तो KYC पॉलिसी का कंप्लायंस में क्या क्या आएगा, पॉलिसी के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन देना पड़ेगी, व्याख्या देना पड़ेगी, सीनियर मैनेजमेंट यानी क्या वो डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जिम्मेदारी फिक्स करना चाहिए, कौन क्या देखने वाला है, वेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल होना चाहिए जो भी इसके लिए जिम्मेदार है KYC इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरा, इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफ कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो हमारा जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है इट शुड सी क्या कंप्लायंस फंक्शन जो है हमारा KYC पॉलिसी का वो बराबर है कि नहीं, उसके लिए 2 पोस्ट है, और हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी बैंक में, तो ही शुड टेक केयर ऑफ दिस। उसके बाद में कॉन्करेंट इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ KYC, हम जो KYC डॉक्यूमेंट्स लेते हैं रिलेटेड तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए आइदर थ्रू कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट सिस्टम, लेकिन वो होना चाहिए पक्का, सो दैट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी हमारे पॉपअप आते हैं वो भी वाइट लिस्टिंग कैसे करते हैं उसका भी प्रोसीजर आना चाहिए। और सबमिशन ऑफ क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट टू कहाँ पर जाना चाहिए, इसका जो भी ऑडिट होता है कॉन्करेंट ऑडिट है तो क्वार्टरली रिपोर्ट जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ACB, क्योंकि बैंक में सब कमेटी में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑडिट कमेटी, और उसके सामने इसका जो फाइंडिंग है
अगर कोई गलती है या कोई फ्लॉज है, वो सब ऑडिट कमेटी के सामने आना चाहिए, ताकि वो भी आगे चल के उसके विथ रिकमेंडेशन बोर्ड के सामने रखे। तो जैसा आप भी जब बताया कि 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। पहली है डेसिग्नेटेड डायरेक्टर। बैंक में केवाईसी के पॉलिसी के अंतर्गत एक डेसिग्नेटेड डायरेक्टर होना चाहिए। तो आरबीआई का वर्डिंग में क्या है, वो बोर्ड नॉमिनेटेड पर्सन। इसका मतलब क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उसके नाम का कि पर्टिकुलर पर्सन उसका डेसिग्नेशन के साथ ही इज़ द डेसिग्नेटेड डायरेक्टर फॉर व्हाट पर्पस, केवाईसी पर्पस के लिए। तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिक, टू इंश्योर ओवरऑल कंप्लायंस एंड ऑब्लिगेशंस इम्पोज अंडर पीएमएल एक्ट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब, इसका कंप्लायंस होता कि नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये कौन होना चाहिए, ही शुड बी फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या वो बताया कि केवाईसी पॉलिसी के अंदर सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आना चाहिए, तो ही शुड बी वन अमॉन्ग देम। और दूसरी कौन सी पोस्ट बताए, प्रिंसिपल ऑफिसर। ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो केवाईसी पॉलिसी का कंप्लायंस जो है वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ही शुड मॉनिटर ट्रांजैक्शन, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, हमारे यहाँ एसटीआर आता है तो उसका वाइट लिस्टिंग बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफिसर की ड्यूटी है। एंड शेयरिंग एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड देन ही हैज टू रिपोर्ट इट ऑल्सो। जो भी हमें हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम है वो जाना चाहिए। एफआईयू इंडिया की तरफ हम क्या करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं, वो रिपोर्ट के अंदर वो जाना चाहिए। बैंक टू रिपोर्ट नेम, डेसिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दिस ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर का नाम किसको भेजना पड़ता है, हमें एफआईयू इंडिया को भेजना पड़ता है। उसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बोलना पड़ता है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर ये है और उसकी जिम्मेदारी है ये जो केवाईसी पॉलिसी का और पीएमएल एक्ट का जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये सब उसकी जिम्मेदारी है। वी हैव टू इन्फॉर्म नेम। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, केवाईसी पॉलिसी में जैसा कि हमने बताया कि 4 मेजर पार्ट्स है, तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी हमें बनाना पड़ता है। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, नॉट टू ओपन एनी अकाउंट इन एनोनिमस फिक्टिशियस बेनामी नेम। जो भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, जो नाम से अकाउंट ओपन करते हैं, उसको किसका चाहिए, वो रियल पर्सन चाहिए। इंडिविजुअल्स अगर होगा तो इंडिविजुअल्स, या कंपनी होगा तो कंपनी या पार्टनरशिप वगैरह। बेनामी यानी जो अस्तित्व में है ही नहीं है, जिसका हम कहते हैं कि फिक्टिशियस, वो ऐसे नाम का कोई भी इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल के अकाउंट्स ओपन नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, नॉट टू ओपन अकाउंट वे आर अनेबल टू अप्लाई सीडीडी मेजर्स, जिसका हम ड्यू डिलीजेंस नहीं कर सकते हैं। ड्यू डिलीजेंस हमने डिटेल्स में लास्ट वीडियो में देखा है, वो अकाउंट हमने ओपन नहीं करना चाहिए। ड्यू डिलीजेंस इज ए मस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। वो काय के लिए नहीं इनकम्प्लीट हो सकता है या कर नहीं सकते, एक तो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा हमें, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो नहीं दे रहा है। या अगर कंपनी वगैरह पार्टनरशिप है तो उनके इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, जो भी हमें चाहिए, रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट के बारे में, वो अगर नहीं दे रहा है, वो कोऑपरेट भी नहीं करता है, हमें डिमांड कर रहे हैं हमें ये सब चाहिए, हम फील्ड विजिट के लिए भी जा सकते हैं, अगर नहीं देता है तो वी शुड नॉट ओपन विदाउट कस्टमर्स ड्यू डिलीजेंस, वी शुड नॉट ओपन अकाउंट। बेनामी नहीं, फिक्टिशियस नहीं, और सीडीडी जहाँ पर नहीं हो सकता वहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। और ये शुड बी मेंशन्ड इन आवर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। आगे क्या बोलता है, फॉलो सीडीडी प्रोसीजर बिफोर अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन। हम अगर उसको क्रेडिट या डेबिट ट्रांजैक्शन अलाउ कर रहे हैं, उसके पहले बिफोर अलाउइंग हिम हमने क्या कंप्लीट करना चाहिए, हमारी जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की प्रोसीजर है वो हमने कंप्लीट करना चाहिए। दैट शुड कम इनटू आवर पॉलिसी में मेंशन करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब क्या, बोर्ड की पॉलिसी हमारे एम्प्लॉय वायलेशन कर रहे हैं और फिर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। उसके बाद में स्पेसिफाई मैंडेटरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अकाउंट ओपन करने के लिए जो हमारा जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है उसके अंदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके आगे हम जब सिस्टम में रहते तो आगे जाना ही नहीं चाहिए वो कंप्लीट किए बगैर। तो ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन वो हमारा जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो होना चाहिए।
और हमने हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अगर ओल्ड है तो वी हैव टू अपडेट आवर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उसके बाद में अप्लाई CDD प्रोसीजर एट UCSC, जिसको हम बोलते हैं यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड लेवल। तो हर एक का एक UCSC कोड रहता है, वो लेवल पे हमने क्या करना पड़ेगा, हमें CDD करना पड़ेगा, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। फॉलो CDD प्रोसीजर फॉर ऑल जॉइंट अकाउंट, जितने भी जॉइंट अकाउंट्स है तो हर एक के लिए हमें करना चाहिए। को हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल्स भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म का एक ड्यू डिलिजेंस लगेगा और दूसरा ड्यू डिलिजेंस किसका लगेगा, जो पार्टनर्स है उनका भी हमें करना पड़ेगा। स्पेल आउट सर्कमस्टेंसेस इन विच अ कस्टमर इज परमिटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन एंटिटी। बहुत बार क्या होता है कि अगर लीगल एंटिटी है तो लीगल एंटिटी खुद तो नहीं ट्रांजैक्शन कर सकती, वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या अथॉरिटी देगी, तो उसका प्रूफ चाहिए। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर को या इंडिविजुअल को दिया है अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट, इसका हमारे पास प्रूफ चाहिए। वी शुड नॉट परमिट विदाउट दैट। तो प्रूफ के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या क्या लगता है करके। और कंफर्म थ्रू सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में जिनका भी अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर्स निकालती है। फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम आते हैं अल-कायदा वगैरह, तो ये टाइप के नाम सिस्टम में डालना चाहिए, सो दैट सिस्टम विल नॉट परमिट, हमें सिस्टम परमिशन ही नहीं देगी ऐसे टाइप के अकाउंट ओपन करने की। तो ये प्रोहिबिटेड अकाउंट्स है, ये सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद में हमने अगर पैन लिया है तो पैन का वेरिफिकेशन होना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी के साथ। वैसे GST का भी है, अगर हमने GST का नंबर लिया है तो वो वेरीफाई करना चाहिए कि वो करेक्ट है कि नहीं करे, थ्रू इशूइंग अथॉरिटी के साथ, थ्रू सिस्टम। उसके बाद में अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो दैट ऑल्सो वी हैव टू कंफर्म एज पर IT एक्ट। शुड नॉट रिजल्ट इन डिनाइल ऑफ अकाउंट प्रोसीजर। हमारी जो कैप है, अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसीजर है, कस्टमर्स अकाउंट प्रोसीजर यानी कैप, तो कस्टमर अकाउंट प्रोसीजर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जेन्युइन आदमी को हम अकाउंट ओपन करने नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं बहुत बैंक्स को विजिट करता हूँ, तो बहुत सारे बैंक में अगर कोई SBI अकाउंट ओपन करने के लिए तो पूछते हैं पैन कार्ड है क्या और आधार कार्ड है क्या। तो कहाँ पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर कंपलसरी है, बाय डिफ़ॉल्ट लेना ही चाहिए ऐसा नहीं कहता है। कौन से सर्कमस्टेंस में लेना चाहिए वो बताएं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर एक से पैन कार्ड और आधार नंबर लो, ऐसा जो बताते हैं वो गलत है। उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बैंक में अकाउंट ओपनिंग कम हो रहे हैं। तो थोड़ा डाइवर्शन रिपीटेशन भी बोलता हूँ कि इंडिया में अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 8-10 करोड़ टैक्स पेइंग है, तो पैन वाले 20-25 करोड़ हो गए, तो मोर देन 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हम डिनाई कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का। एक ख्याल में रखिए, तो इट शुड नॉट बी इंसिस्टेड। जो भी सर्कमस्टेंस है, जो भी हमारी बैंक की पॉलिसी है, वो हिसाब से चलना चाहिए। खुद के लोगों को पॉलिसी मालूम नहीं रहते, काउंटर पे वैसे ही बता देते कि अकाउंट ओपन करने का पैन कार्ड और आधार कार्ड लाओ। तो पहले पॉलिसी समझ लो बैंक की और बाद में बात करो। इफ बैंक रीजनेबली बिलीव दैट CDD में टिप ऑफ, हम जब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करते हैं और हमें डाउट है कि ये पर्टिकुलर आदमी, एक तो इसका पैसा ब्लैक मनी है या टेररिस्ट रिलेटेड है, वो उसका जो मॉड्यूल है वो स्लीपर मॉड्यूल हो भी रहेगा, तो भी हमें डाउट है, तो वी शुड नॉट गो फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। नहीं तो क्या होगा, तो उसको इंटीमेशन मिल जाए कि बैंक को हमारे बारे में डाउट हो गया, उसको हमें पकड़ना है। दैट इज़ व्हाट RBI का इंटेंशन है। और उसको एक ट्रांजैक्शन करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, STR में रिपोर्ट दे देने का, और बाद में फिर आप चाहे तो अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं बिकॉज यू आर सस्पिशियस। रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या करना चाहिए, वो हमारी जो पॉलिसी है KYC, तो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है उसका। तो बैंक शैल कैटेगराइज कस्टमर्स इनटू 3 कैटेगरीज। बैंक को क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करना पड़ता है। 3 भाग, एक लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, वैसे 3 है। और उसका पीरियडिक अपडेशन कैसा रहता है, लो रिस्क के लिए 10 साल, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल
और हाई रिस्क के लिए 2 साल से पीरियडिक केवाईसी का अपडेशन हमें करना पड़ता है। तो बैंक में ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स किसको कौन सा लो में किसको, मीडियम में किसको, हाई में किसको डालना पड़ता है। बैंक में इशू सर्कुलर्स हो कि ये कैटेगरी का करो करके। तो ये रिस्क कैटेगराइजेशन के पैरामीटर्स आरबीआई ने क्या बताए वो पहले हम समझ लेंगे। तो कस्टमर्स आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसको बोलते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में उसका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस है। मैं अगर कोई बैंक में क्लर्क हूँ, मेरा स्टेटस अलग रहेगा। मैं डेली वेजेस वाला मजदूर हूँ, मेरा स्टेटस अलग रहेगा। मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ एमएसएमई में, मेरा स्टेटस अलग रहेगा। मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, अलग रहेगा। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, मेरा 10 लाख का रिटर्न है, मेरा रिटर्न ही नहीं भरता हूँ। तो ये स्टेटस हमें सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से देखना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मेरी एक्टिविटी कौन सी है, वो रिस्क है क्या। तो केवाईसी के हिसाब से कौन सी रिस्क है, यहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ब्लैक मनी वाइट हो सकता है, कैश का लेन देन जहाँ पर होता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और परसीव्ड रिस्क, वी परसीव कि यहाँ पर रिस्क हो सकती है केवाईसी के हिसाब से। तो ये सब सोच के रिस्क कैटेगराइजेशन करना पड़ता है, लो मीडियम हाई। तो लो रिस्क नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, किसको क्लासीफाई करते हैं, सैलरीड क्लास, उसका फिक्स इनकम रहता है, एक क्रेडिट आता है, बाद में सब डेबिट चलते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो भी कर्मचारी है वो लो रिस्क में आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ। और दूसरा कौन सा है, BSBA यानी बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको हम स्मॉल अकाउंट बोलते हैं। ये सब किस में आएंगे, लो रिस्क में आएंगे। जिनका इनकम बहुत कम है ये सब लोग लो रिस्क में आएंगे कि वहाँ पर क्रेडिट डेबिट ज़्यादा होगा ही नहीं है। मीडियम रिस्क कौन से लोग आएंगे, पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है, MSME के अकाउंट्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, रियल एस्टेट एजेंट्स है या कंपनीज है, ये मीडियम रिस्क में आएगी। और हाई रिस्क में कौन से आते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स, तो जो है उसका भी डेफिनेशन हमने कल के वीडियो में देखा है, लास्ट सैटरडे के। ट्रस्ट हाई रिस्क में आते हैं। चैरिटीज़, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब हाई रिस्क में आती है। NGOs, जो NGO को फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है वो हाई रिस्क में आते हैं। जो भी कैश इंटेंसिव बिजनेस है, जैसा कि अभी बताया कि जहाँ पर ब्लैक टू वाइट हो सकता है, टेररिस्ट फंडिंग हो सकता है। तो ज्वेलर्स, सोने चांदी के जो व्यापारी है उनके अकाउंट्स अगर होगा। तो कैसीनोज में सिर्फ पैसे का कैश में ज़्यादा चलता है। औरतें, जहाँ पर कैश का लेन देन चलता है, कैश में डीलिंग होता है, बाइंग सेलिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, या जो हाई नेटवर्क क्लाइंट है जिनका करोड़ों में व्यवहार होता है, करोड़ों में क्रेडिट डेबिट आते हैं, ये सब हाई रिस्क पे डालना चाहिए। इससे जनरल गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ, ये जो है लो मीडियम हाई में किसको डालना है, कि अब बैंक, हर एक बैंक अपने क्लाइंटेल बेस क्या है वो हिसाब से ठहरेगी। बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, ब्रांचेस कहाँ पर है, वो हिसाब से उन्होंने करना है। उसके बाद में जोग्राफिकल रिस्क कवरिंग कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शंस। जोग्राफी रिस्क यानी फॉर एग्जांपल कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ पर जोग्राफिकल रिस्क हमारा ज़्यादा रहता है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज अपार्ट, हम जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल BSBA हमारा प्रोडक्ट है, जहाँ पर हम वो भी इमीडिएटली ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते, उसको टाइम देते हैं और बाद में हम करते हैं। तो KYC में ऑलरेडी बताया कि टेररिस्ट फंडिंग में अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और 10-20 हज़ार भी हो सकता है स्लीपर मॉडल्स के लिए। तो इसके लिए टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड में क्या रिस्क है, जब वो हमें देखना पड़ेगा। डिलीवरी चैनल्स यूज फॉर डिलीवरी सर्विसेज, हमारे डिलीवरी चैनल्स रहते हैं, ऐप देते हैं, ऐप के थ्रू हम NFT RTGS बेच सकते हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, मॉनिटर होना चाहिए। और कैश में अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये अकाउंट में कैश का लेन देन ज़्यादा है तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बैंक शुड हैव एबिलिटी टू कंफर्म आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं मेजर, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते आना चाहिए। फॉर एग्जांपल पैन हो, आधार हो, GST नंबर हो। ट्रस्ट में भी वो अगर पॉसिबिलिटी है तो कर सकते हैं ट्रस्ट डीड के लिए। तो रिस्क कैटेगराइजेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड टू अवॉइड टिप ऑफ।
हम जो भी हमारे कस्टमर्स का रिस्क कैटेगराइजेशन करते हैं, लो मीडियम हाई, वो कस्टमर्स को बताना नहीं चाहिए, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। अगर मैं टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ और मुझे पता चला कि मुझे हाई रिस्क में डाला है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल बी कॉशियस, आई विल नॉट डील विद दिस बैंक। मुझे मालूम पड़ा कि हाई रिस्क में हो तो आई एम क्लोजली मॉनिटर। इसके लिए टिप ऑफ नहीं मिलना चाहिए, हमने उसको बताना नहीं चाहिए। केवाईसी पॉलिसी में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जिसका डॉक्यूमेंट्स ले वही आदमी है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, फिक्टिशियस है क्या। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन और एंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप करते हैं हम, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप कौन सी रहती है, अकाउंट बेस्ड रहती है। तो अकाउंट हम गलत ओपन किया तो पूरा आगे का गलत हो जाएगा। इसके लिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले वो अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप शुरू होने के पहले हमें आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ता है। वी शुड नॉट परमिट हिम। दूसरा, डाउट अबाउट ऑथेंटिसिटी और एडिक्वेसी ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड। अगर हमें डाउट आ गया कि इसके डॉक्यूमेंट नकली है, फेक है, फोर्ज है, तो वी शुड नॉट अलाउ ट्रांजैक्शंस। तीसरा, अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के एजेंट्स है, इंश्योरेंस एजेंट वगैरह है, तो हमारे भी प्रोडक्ट्स अगर कोई सेल कर रहा है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है, ये सब के लिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रांजैक्शंस हम नॉन का अकाउंट होल्डर बेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आदमी आता है 10,000 का डीडी लेके जाता है, तो इज़ नॉट आवर अकाउंट होल्डर। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन, उसको क्या हम कहेंगे, हम नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर है लेकिन उसका अकाउंट नहीं है, सो नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर। ऐसे जो वॉक इन कस्टमर आते हैं, तो एक ट्रांजैक्शंस या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में 10,000 के 10 डीडी निकाल के गए, तो वी शुड नॉट अलाउ दैट। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू कैप दैट। नॉर्मली दैट कैप शुड बी 50,000 इंडिविजुअल या टोटल। तो दिस वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए। वी शुड नॉट अलाउ दैट। और बहुत बैंक्स अभी भी पुराने स्टाइल से इंट्रोडक्शन लेती है, सो इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड। आरबीआई ने ये वर्डिंग डाला है कि इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड। सो अगर हम ये ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इट विल बी वायलेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा, वो वायलेशन होगा। सो वी शुड स्टॉप टेकिंग इंट्रोडक्शन। अगर आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में वो लिखा है इंट्रोड्यूस बाय, वो डिलीट कीजिए, नहीं तो लिखा है करके ब्रांचेस में सिग्नेचर लेते किसी का तो भी। तो वी शुड नॉट डू दैट। बैंक में रिलेवेंट सीडीडी डन बाय इट्स एम्प्लॉय। जो हम कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करते हैं, तो हमारे एम्प्लॉय में करना चाहिए, या हमने सी केवाईसी रजिस्ट्री के ऊपर जो ऑलरेडी उसका अगर हुआ है कोई बैंक का, तो दैट वी कैन यूज़ इट। थर्ड पार्टी के लिए भी अलाउड है, वी कैन आउटसोर्स दिस सीडीडी प्रोसीजर, बट उसके लिए क्या है, थर्ड पार्टी शुड प्रोवाइड कॉपीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन डेटा। पूरा जो डेटा उन्होंने प्रोक्योर किया है, हमारे बैंक ने फील्ड विजिट जाओ, उसके डॉक्यूमेंट्स लो, तो वो पूरा उसके लेना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ब्लाइंडली थर्ड पार्टी का अगर दिया है, आउटसोर्स किया, तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन दैट। सो थर्ड पार्टी शुड प्रोवाइड कॉपीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन डेटा और आइडेंटिफिकेशन डाटा रिलेटिंग टू सीडीडी विदाउट डिले, इमीडिएटली। क्योंकि अकाउंट ओपन किया, ट्रांजैक्शंस अलाउ किए, उसके बाद भी अगर वो डेटा या डॉक्यूमेंट देता है तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो वी हैव टू टेक इन टू केयर दैट द जो भी थर्ड पार्टी को हम देते हैं ये काम, वो कौन होना चाहिए, ये शुड बी रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर, यानी आरबीआई कि उसको अगर परमिशन हुई तो किसी को भी हम सीडीडी का काम नहीं दे सकते। और एक ख्याल में रखो, हमारे एम्प्लॉय करते हैं या बाहर का आदमी काम करता है, तो जिम्मेदारी बैंक की ही है। अगर हमने वो क्लॉज डाल दिया एग्रीमेंट के आउटसोर्सिंग के लिए, और क्लॉज डाल दिया कि आरबीआई कभी भी आपका पूरा ऑडिट देख सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है वगैरह वगैरह, उससे हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होती है, जिम्मेदारी बैंक की ही रहती है।
ठीक है ना। तो CDD जो प्रोसीजर है ऑलरेडी लिया है हमने, थोड़ा हाईलाइट देखेंगे अभी। वाइल डीलिंग विथ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप हमको क्या लेना पड़ता है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, वो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, और पावर ऑफ अटर्नी होगा तो वो इन नर्शन में हम देख रहे हैं। डिटेल्स तो ऑलरेडी हमने लास्ट सैटरडे को देखा है। उसके बाद में आधार नंबर, वेयर डिजायर्स ऑफ रिसीविंग एनी बेनिफिट, आधार नंबर कब कंपलसरी है, आधार नंबर जिसको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने का है, सब्सिडी लेने का है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो स्कीम है DBT की, फॉर एग्जांपल लाडली बहना वगैरह, इसके लिए आधार नंबर कंपलसरी है। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल। और अगर कोई कस्टमर खुद होके देता है तो हम ले सकते हैं आधार नंबर, लेकिन वी शुड नॉट इंसिस्ट और वी शुड नॉट डिनाई। अगर उसको बेनिफिट नहीं चाहिए तो आधार कार्ड नहीं देता है, नंबर नहीं देता, हम ओपन नहीं करेंगे। उसी तरह पैन इज़ नॉट कंपलसरी। अगर पैन नहीं देता है तो फॉर्म 60 इनकम टैक्स एक्ट का जो रूल है वो हिसाब से हम ले सकते हैं। दोनों में से एक कंपलसरी है, एक तो पैन लो, परमानेंट अकाउंट नंबर, या फॉर्म 60 भर के लो। एनी अदर डॉक्यूमेंट टू एस्टेब्लिश नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कस्टमर। CDD में हमको क्या लेना चाहिए नॉन इंडिविजुअल्स के लिए, उसका जो भी बिजनेस है, तो उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर हाई नेटवर्थ क्लाइंट है वो बताता है कि मेरा 1 करोड़ का एनुअल इनकम है, तो वी शुड आस्क फॉर IT रिटर्न कॉपी ऑल्सो। तो डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए कि क्योंकि हमें हाई नेटवर्थ क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, हाई रिस्क में डालना पड़ता है। इफ ए कस्टमर वांट्स टू प्रोवाइड करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस एज पर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ही मे गिव सेल्फ डिक्लेरेशन टू दैट एड्रेस। अभी मेरे पास OVD है और OVD में पुराना एड्रेस है, मैं शिफ्ट हो गया होगा उसे और दूसरे गांव पे आ गए सेटल होने के लिए, या जो भी सर्विस है, जॉब है, ट्रांसफ़र हो गए, शिफ्ट हो गए, जो भी रीज़न है, तो करंट एड्रेस मेरा दूसरा है, OVD में दूसरा है, तो आई एम सपोज टू गिव डिक्लेरेशन। बैंक को मैं डिक्लेरेशन दूंगा कि भाई ये है मेरा करंट एड्रेस है, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पर्टिकुलर पीरियड में जो भी बैंक की पॉलिसी है, 2 या 3 महीने जो भी डाला है, उसके अंदर चेंज ऑफ एड्रेस मुझे देना पड़ता है, जिसको हम फाइड्यूशियरी OVD डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी नंबर, टेलीफोन का बिल है वगैरह वगैरह, वो देना पड़ता है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड एज हैंडीकैप कर सकते हैं हम। बैंक खुद होके प्रोएक्टिवली जा सकती है घर पे। इसके लिए अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन चाहता है या फिजिकली चैलेंज पर्सनस है तो उसके लिए वो जाना पड़ता है। और ये सब इसका डेटा भी ऑडिट के लिए सेपरेट रखना चाहिए। तो वेयर बैंक कैन नॉट डू eKYC ऑथेंटिकेशन, ये ऑफलाइन के लिए जा करना पड़ेगा। जो बैंक में eKYC है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते तो उसके लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा, घर पे जाना पड़ेगा। ओल्ड एज है, इलिटरेट है, हैंडीकैप है वगैरह वगैरह, और उसका डेटाबेस सेपरेट रखना चाहिए ऑडिट इंस्पेक्शन के लिए। बैंक कैन रिट्रीव KYC रिकॉर्ड्स ऑनलाइन CKYC, जो CKYC का है वहाँ से क्या कर सकते हैं, बैंक रिट्रीव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। सो है वो बेस है अपने पास, रजिस्ट्री का CKYC ऑलरेडी हुआ है दूसरे बैंक में। तो हमारे बैंक में अगर अकाउंट ओपन करने के लिए तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ CKYC ऑल्सो। CKYC का जो सेंट्रल रजिस्ट्री है वहाँ से हम ले सकते हैं। आधार इज़ नॉट मैंडेटरी एक्सेप्ट व्हेन सब्सिडी बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, ये मैंने रिपीट किया है जानकारी के लिए। बहुत सारे बैंक का ये नुकसान हो रहा है, पैन और आधार इंसिस्ट करते हैं इसके लिए। तो आई होप हमारी KYC पॉलिसी में क्या होना चाहिए आपको आइडिया आ जाएगी, टॉप मैनेजमेंट के लिए भी और कर्मचारियों को भी जानकारी चाहिए कि KYC पॉलिसी में क्या एक्सपेक्टेड है। और हम जब ब्रांचेस में काम करते हैं तो हाउ शुड यू बिहेव, हाउ वी शुड इंटरेक्ट विद आवर कस्टमर्स। कस्टमर अगर कोई इंक्वायरी के लिए आता है तो उसको क्या जवाब देना चाहिए, इसके लिए ये KYC पॉलिसी की जानकारी कस्टमर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बैंक ने इंसिस्ट किया तो गलत किया क्या। कोई बैंक अगर इंसिस्ट करती है पैन और मैं नहीं दे सकता है तो कस्टमर्स के लिए भी ज़रूरी है। मुझे गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई भी सिंपल अकाउंट ओपन करने का है तो पैन नंबर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिक
जो 5 डॉक्यूमेंट्स है OVD के, उसके अंदर का अगर मैं पासपोर्ट देता है तो पर्पज इस, और ड्राइविंग लाइसेंस देता है तो पर्पज, ये सब है। तो कस्टमर्स के लिए भी जानकारी की बहुत ज़रूरी है, और स्टाफ को तो चाहिए बैंक में जो काम करते हैं। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियोस है MDR HR के, आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किए, लाइक बटन दबाए, तो वी आर इनकरेज, हम प्रोत्साहित होते हैं। ये कंटिन्यूअस चलना चाहिए हमारा जो नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज है थ्रू YouTube। इसके लिए आपका सपोर्ट, एनकरेजमेंट ज़रूरी है। थैंक यू।